हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। 3000 एमसीक्यू सीरीज का आज चौथा क्लास है। तो आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, देखिए, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आयोडीन का आहार सेवन आवश्यक है। निम्नलिखित में से आयोडीन में स्वाभाविक रूप से समृद्ध माना जाता है। तो आयोडीन में सर्वाधिक रूप से समृद्ध माना जाता है सेंधा नमक, समुद्री नमक, डेयरी उत्पाद। ठीक है, तो फिर ऑप्शन ए में दिया है केवल पहला, ऑप्शन बी में दिया है केवल दूसरा, ऑप्शन सी में दिया है पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी में क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया है पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा डी। ठीक है, सेंधा नमक, समुद्री नमक और डेयरी उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और देखिए, याद रखेंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसलिए आयोडीन मतलब बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। ठीक है, और आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि का जो कार्य है उसमें रुकावटें आ जाती है। तो इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो कौन सा वह संगठन है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दूसरा ऑप्शन में दिया है, नेक्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फिर ऑप्शन डी में दिया है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। क्या आएगा? संगठन का नाम बताना है जो लुप्त होती प्रजाति है ना, लुप्त होती प्रजाति जीव प्रजाति के लिए रेड लिस्ट तैयार करता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये जो संगठन है वो लुप्त हुई प्रजाति, ठीक है, लुप्त होती प्रजाति का रेड लिस्ट क्या करता है, तैयार करता है। आया समझ में? चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी सच पसलियां होती है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी सच पसलियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी होती है भाई? पसलियां होती है 24। जोड़ी में अगर बात करें तो 12 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है सच पसलियां। ठीक है, सच पसलियां ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो सच पसलियां कितनी है? 14 है। याद रखेंगे 14 है। और मनुष्य में पसलियों की जोड़ी कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है, 12 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 24 है ना। तो कुल अगर कुल पसलियों की संख्या पूछे तो आपको बताना है 24, और सच पसलियों की संख्या अगर है तो कितनी होती है? कितनी होती है? 14 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिन एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? ऑप्शन ए में दिया है क्लोस्ट्रियम, ऑप्शन बी में दिया है राइजोबियम, ऑप्शन सी में क्या दिया है, साल्मोनेला, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है तो कौन करता है भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद? राइजोबियम। याद रखेंगे राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है पूछने का मतलब ये है कि रस्ट रोग संबंधी, ठीक है, काले रस्ट रोग संबंधी जो गेहूं में होता है ना, गेहूं में होता है या हो सकता है, तो इसकी खोज जो है किसने की है या इसे किसने बताया है ना। और यहाँ पूछा क्या है, वही पूछा है कि खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर केसी मेहता, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर आरपी राय, और ऑप्शन डी में क्या, सी में दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन डी में दिया है प्रोफेसर बीरबल साहनी। क्या है आंसर बताएंगे? देखिए
तो भारत में जो है गेहूं में जो लगने वाली रोग है काला, है ना, काले रस्ट रोग, रोग का नाम है काले रस्ट रोग। तो इसकी खोज या इसे किसने बताया है? डॉक्टर केसी मेहता ने बताया है ना, इसके द्वारा ही पता चला है। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि गेहूं के फसलों में जो है काले रस्ट रोग भी हो सकता है, होता है ना, या लग सकता है, जैसे भी है। ठीक है, और ये भी पता रहना चाहिए कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से आप जेनेटिक अगर पढ़े हो तो आपको पता रहना चाहिए, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड के क्रम की खोज करने वाले कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। तो ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने ही बताया है कि न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड का क्रम किसने बताया, अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, और केसी मेहता, डॉक्टर केसी मेहता जो है गेहूं के काले रस्ट रोग से संबंधित खोजों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां सही कथन बताना है। चलिए पहला पढ़िए, ऑप्शन में दिया है कथन ही। ठीक है, पहला ऑप्शन ए में दिया है कि प्रियॉन लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। ठीक है, दूसरा में दिया है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, और सी में दिया है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बनते हैं या बने होते हैं, और डी में क्या दिया है? रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि गलत सही कथन पूछा है, तो सही कथन क्या है? देखिए, प्रियॉन लघुत्तम स्वजीवी कोशिका, है ना, ये कथन जो है गलत है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी गलत है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है ना, माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और इसमें जो है कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। तो कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसलिए जो कथन है गलत है। और रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। रिकेट्सिया में क्या है? कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है ना, सेल वाल प्रेजेंट होता है, और ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है रिकेट्सिया, याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है सही है। ठीक है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपेंथिस, ठीक है, निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपाती पौधा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या मेघालय में, या उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, याद रखेंगे। ये जो घटपर्णी नामक दुर्लभ पौधा है, ये जो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है सभी को पता रहना चाहिए। मशरूम क्या है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कवक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पौधा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पशु, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नहीं है, पशु नहीं है, पौधा भी नहीं है, ये क्या है? कवक है ना, कवक है। ठीक है, फंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सबसे लंबा वृक्ष है, सबसे लंबा वृक्ष पूछा है, तो क्या है? सिक्वा, याद रखेंगे। सिक्वा सभी को पता रहना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। सिक्वा जो है संसार में सबसे लंबा वृक्ष माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। सामान्यतः अचार को नमक तेल के संतृप्त घोल में तथा मुरब्बे को शर्करा के सांद्र घोल में संरक्षित रखा जाता है, क्योंकि ये नरम बने रहते हैं, या सूक्ष्म जीव द्रव्य संकुचित होकर मर जाते हैं, ये गल जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? ये आएगा सूक्ष्म जीव द्रव्य संकुचित होकर मर जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं। पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं, ऑप्शन ए रेफ्लेसिया, ऑप्शन बी इंगुदी, ऑप्शन सी गठवा, ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा आंसर? पूर्ण मूल परजीवी याद रखेंगे, रेफ्लेसिया, इंगुदी और गठवा, ये तीनों क्या है? ये तीनों है परजीवी पौधे। ठीक है, पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मांसल पौधों में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 1 से अधिक, 1 से अधिक, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। याद रखेंगे मांसल पौधों में रात्रि के समय श्वसन गुणांक, ठीक है, रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? 0 होता है, मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बार बार आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ सत्य कथन बताना है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी में दिया है कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी में दिया है सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ऑप्शन डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या आएगा? देखिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये जो कथन है ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? सही है ना। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं क्या? नहीं होते, ठीक है। यहाँ सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं ये सबको पता है, तो कि कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं बिल्कुल गलत है। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी प्रोटीन को एंजाइम बोला जा सकता है क्या? नहीं, सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है ना। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बिल्कुल याद में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, या हरित लवक के स्ट्रोमा में, या कोशिका के केंद्रक में। क्या है आंसर? अप्रकाशित अभिक्रिया होती है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो होती है हरित लवक में। तो हरित लवक के किस में होती है? ग्रेना में होती है, स्ट्रोमा में होती है। तो याद रखेंगे हरित लवक के स्ट्रोमा में जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है आंसर? तो पालक के पत्तियों में जो होती है वो सबसे ज्यादा आयरन प्रेजेंट होती है, ठीक है। आयरन मिलता है पालक से, है ना, पालक के पत्तों से, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर सीरीज का अगर आपको 50 क्वेश्चन से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जो 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो 100 क्वेश्चन करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? बताएंगे कैफीन, ऑप्शन ए कैफीन, ये तो पादप उत्पाद है ना, पादप उत्पाद है मतलब प्लांट से उत्पादित किया जाता है। और पिपेरिन ये भी है, और निकोटीन ये भी है। लेकिन जो सेकेरिन है ना, सेकेरिन जो है कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और जो अ, जो ये बोल सकते हैं कि चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। और कई ऐसे ठीक है, याद रहेगा। तो सेकेरिन जो है पादप उत्पाद नहीं है, इतना याद रखेंगे। ये जो है प्लांट से प्राप्त नहीं होता है, या प्लांट से नहीं बनाया जाता है, तो याद रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, क्या आएगा? देखिए ऑप्शन पढ़िए, हृदयघात, प्रोटेस्ट ग्रंथि के, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, चिरकालीन मधुमेह से, या इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर? बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, तो बीटा ब्लॉकर एक औषधि है और किसके बचाने के लिए? हृदयघात, हृदयघात से, ठीक है, हृदयघात से बचाने के लिए, बचने के लिए, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गिल मोस्टर होते हैं, क्या होते हैं? स्थली होते हैं, है ना, ये जरायुज है, ठीक है, जरायुज होते हैं, या सामाजिक होते हैं, या विषैले होते हैं। तो याद रहेगा कि ये जो है ना, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड और मोस्टर, ये जो होते हैं विषैले प्रकार के जीव होते हैं, है ना, विषैले प्रकार के जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए पक्षियों के वायु कोश
किस में सहायक होते हैं, किस में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए रुधिर परिसंचरण में, ऑप्शन बी ताप नियंत्रण में, और ऑप्शन सी क्या है? शरीर भाग को कम करने में, ऑप्शन डी है शरीर को गर्म रखने में। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा कि पक्षियों के वायु कोष किस में सहायक होते हैं? शरीर के भाग को कम करने में सहायक होते हैं। शरीर के भाग, देखिए प्रश्न क्या पूछा है? पक्षियों के वायु कोष, ठीक है, पक्षियों में जो वायु कोष होते हैं, है ना, वायु कोष होता है, वो जो है शरीर के भाग को कम करने का कार्य करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है या भिन्न होते हैं? तो बताएंगे अंतर्द्रव्य, सेंट्रियोल, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में क्या प्रेजेंट नहीं होता? पादप कोशिका में सेंट्रियोल जो है नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, साइटोलॉजी अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप कोशिकाओं की उपस्थिति, है ना, किस कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? कीप कोशिका, ठीक है, कीप कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन पहला दिया है गोल कृमियों का, ऑप्शन दूसरा में दिया है स्पंजों का, और ऑप्शन सी में दिया है मिट्टी के कृमियों का, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? जीव्य कृमि का। तो याद रखना है स्पंजों का, है ना, कीप कोशिका जो है किसमें उपस्थित होती है? स्पंजों में उपस्थित होती है, और ये जो है इसकी विशिष्ट लक्षण है ना, स्पंजों का, स्पंज का विशिष्ट लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपाई। आंसर आएगा स्तनपाई। ठीक है, याद रखना है सील किस जाति का है? तो स्तनपाई या स्तनधारी ये बोल सकते हैं, है ना, तो स्तनपाई। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है पेंगुइन पक्षी? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, या अमेरिका में, या अंटार्कटिका में? कहाँ पाया जाता है? याद रखना है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अंटार्कटिका में, है ना, पेंगुइन पक्षी जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं, है ना, अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होते हैं? ठीक है, या बड़े होना चाहिए, क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है? केंद्रक, सेंट्रियोल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म है या कोशिकांग है। ठीक है, ये कोशिकांग जो है अपेक्षाकृत अधिक बड़े होने चाहिए, है ना। क्यों होने चाहिए? देखिए किसके लिए? शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं, और ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है वो अपेक्षाकृत अधिक बड़े होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सभी को पता रहना चाहिए, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक। तो विटामिन का कौन सा नाम है? देखिए रक्त का थक्का जमाने के लिए, है ना, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। अब यहां देखना है विटामिन के तो दिया नहीं है, लेकिन रासायनिक नाम दिया है। तो रासायनिक नाम क्या आएगा? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है है ना, नेप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन। थायमिन का रासायनिक नाम, ये थायमिन जो है किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। टोकोफिराल विटामिन ई का। ठीक है, और फोलिक अम्ल जो है विटामिन B9 का। ठीक है, आया समझ में? फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 का क्या है? रासायनिक नाम है। इसी को फोलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, फोलेट भी बोल सकते हैं। आया समझ में? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? नेप्थोक्विनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यम वसा बनती है ग्लाइकोजन से, ग्लिसरॉल से,
ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, ऑप्शन डी में दिया है कार्बनिक यौगिक से। तो किससे बनता है? मध्यम वसा बनती है, मध्यम वसा जो बनती है वो बनती है ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? किसका पॉलीमर है या किसका बहुलक है ग्लाइकोजन? स्टार्च, ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज, गैलेक्टोज या ग्लूकोज? ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? देखिए जिंक चूर्ण का, है ना, किसका उपयोग? ठीक है, किस उत्प्रेरक का उपयोग? ठीक है, तो बताएंगे जिंक चूर्ण का, निकिल का या प्लेटिनम का या तांबे का? ऑप्शन नंबर बी निकिल का। ठीक है, निकिल का उपयोग जो है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग में लाई जाती है, किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसिटिलकोलिन का स्रावण करने वाले कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स, ऑप्शन सी दिया है रुधाणु, ऑप्शन डी दिया है मास्ट कोशिका। ठीक है, एसिटिलकोलिन का स्रावण करने वाले कोशिकाएं का नाम बताना है। क्या आएगा आंसर, है ना? कोशिकाएं मतलब कोशिका से, ठीक है, कोशिकाएं मतलब कोशिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन्स, है ना, जो एसिटिलकोलिन का स्रावण करने वाली जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन्स होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी अंधबिंदु, ऑप्शन डी स्क्लेरोटिल, स्क्लेरोटिक। क्या आएगा? नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग, नियंत्रण करने वाला भाग है पुतली, है ना, इसके द्वारा जो है नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण, है ना, किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है, सभी को पता रहना चाहिए, है ना। उत्सर्जन तंत्र में जब हम एमसीक्यू करा रहे थे तो ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपको, ठीक है, बताया गया था कि सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया, अमीनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन या रेडियो आयरन या रेडियो सोडियम? क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा रेडियो सोडियम का। ठीक है, रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए, जो है इसका उपयोग किया जाता है ना, रेडियो सोडियम, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मैराइस्मस, पिलाग्रा या बेरीबेरी। चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। क्या है आंसर? बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण या प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है वो है मैराइस्मस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम है वसा, प्रोटीन, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन है। एंजाइम ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लीप एप्रिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं। बिना इस ज्ञान के वे क्या कर रहे हैं? निद्रा में आंखें आधे खुले होती है, निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है और निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। क्या है आंसर? आंसर आएगा, आंसर आएगा निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। ठीक है, ये स्लीप एप्रिया का क्या है? लक्षण है ना। ये एक निद्रा दोष है
है ना। स्लीप एप्रिया जिसका नाम है, एक भयंकर निद्रा दोष होता है। अब इसका लक्षण क्या है, देखिए निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए ये जो है श्वास बाधित हो जाता है ना। ये जो है इसका लक्षण है। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है ना। दांतों के लिए या अस्थि के लिए कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है, ठीक है। लेकिन आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन आवश्यक नहीं है, ठीक है। किसके लिए नहीं है? अस्थि और दांतों के लिए। आया समझ में? अस्थि और दांतों के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफेराल। तो टोकोफेराल, वसा, ग्लाइकोजन ये जो है मानव शरीर में संग्रहित रहता है, ठीक है। लेकिन एमिनो अम्ल, है ना, एमिनो अम्ल, इम्यूनो एसिड, ठीक है। तो एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड बोल सकते हैं। ये जो यौगिक है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई शरीर में भंडारित नहीं होता है पूछा है। तो ऑप्शन बी विटामिन सी आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी जो है शरीर में संग्रहित नहीं होता है, सॉरी भंडारित नहीं होता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे ट्रेटाप्लेजिया हो गया है, ट्रेटाप्लेजिया, ठीक है, ट्रेटाप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो ये जो प्रभावित होता है ना, पक्षाघात हो गया है, ट्रेटाप्लेजिया हो गया है, तो ये जो प्रभावित होता है केवल दाएं हाथ का, है ना, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों का, या दोनों हाथों या दोनों पैरों का। तो ट्रेटाप्लेजिया का मतलब होता है ना, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का पक्षाघात, ठीक है, हो गया है। तो दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का होता है। आया समझ में? चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्लिक करना है ना। तो इंसुलिन क्या होता है भाई? इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, ऑप्शन पहला में ही दे दिया है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। और ये इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है, याद रखेंगे। अग्नाशय से जो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सभी को पता रहना चाहिए कि संक्रमण रोग जो है ना, संक्रमण रोग जो है कौन सा है? मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, मलेरिया, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, है ना, उसी को मधुमेह भी बोल सकते हैं। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है, क्या आएगा? एलेथ्रिन, एंट्रोपिन, आइसोप्रोपिन, बेंजीन, टेक्सा, क्लोरोफिन। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा एलिथ्रिन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एलेथ्रिन मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है ना, इसे ही मिलाया जाता है एलेथ्रिन को, ठीक है। एलेथ्रिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। इबोला है, इबोला क्या है? एक आतंकवादी संगठन या प्राणघातक विषाणु या एड्स परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? इबोला एक क्या है? इबोला एक प्राणघातक विषाणु है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप है। सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप है। तो बताएंगे क्या आएगा आंसर? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। आंसर आएगा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप मतलब अफ्रीका महाद्वीप
में क्या होता है, मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, है ना। और सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला भी ये जो है महाद्वीप है अफ्रीका, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये जो है अनुवांशिक बीमारी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। और ये जो है किसे प्रभावित करती है, खून, फेफड़े या दिल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ये जो है ब्लड को प्रभावित करती है, रक्त या खून को प्रभावित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी है, किसकी व्याख्या की कमी है। ऑप्शन पहला में दिया है प्रचुर संतानोत्पत्ति, और दूसरा में दिया है विभिन्नताएं, और चौथा में दिया है योग्यतम की उत्तरजीविता, और सॉरी सी में दिया है, और डी में क्या दिया है, जीवन संघर्ष। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, विभिन्नताओं, है ना। इनमें किसकी व्याख्या करने में जो है इन्होंने कमी की है या असमर्थ रहे, विभिन्नताओं के, ठीक है, विभिन्नताओं के। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी है, तो विभिन्नता की, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था, प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था, किससे हुआ था, सरीसृप से हुआ था, या उभयचरों से हुआ था, या यूथेरिया से हुआ था, या पक्षियों से हुआ था। तो किससे हुआ था ये बताना है। तो प्रोटोथीरिया का जो विकास है वो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, सरीसृप से हुआ था। ये याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरीसृप से जो है प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, है ना, पूर्वजों के भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं। यह नियम क्या कहलाता है, यह नियम कहलाता है उद्दी विकास नियम, या फ्लोरकिन का नियम, या बायोजेनेटिक नियम, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि बायोजेनेटिक का नियम, है ना। इसे क्या, ये जो क्या कहलाता है, बायोजेनेटिक का नियम, मतलब अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को, है ना, या पूर्वजों के भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, पूर्वजों के भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं। इसे क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, या क्या कहलाता है, ये बायोजेनेटिक नियम, ठीक है, बायोजेनेटिक नियम का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की है, सबसे पहले की है। तो क्रो मैग्नॉन से, जावा कपी मानव से, या पेकिंग मानव से, या नीडरथल से। तो बताएंगे क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा क्रो मैग्नॉन से, ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, क्रो मैग्नॉन से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का सीरीज जो सीरीज 3000 MCQ का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें प्रत्येक क्लास में 50-50 क्वेश्चन का क्लास कराई जा रही है, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन की क्वांटिटी को बढ़ाने की। थैंक यू।